साथियों नमस्कार। आज की विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्लास में हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। सबसे पहले यदि हम गुरुत्वाकर्षण के नियम की बात करें तो हम पाते हैं कि किन्हीं भी दो वस्तुएं, कोई भी दो वस्तुएं हैं, वो दो वस्तुएं सदैव अपने बीच में एक आकर्षण बल महसूस करती हैं। यानी एक वस्तु, मान लो कोई वस्तु ए है, कोई वस्तु क्या है, बी है। ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे की ओर एक आकर्षण बल महसूस करती हैं। माना ये वाली F1 और ये F2 नाम का जो बल है वो एक दूसरे की ओर महसूस यदि करती हैं तो उनका जो परिणामी बल होता है वो क्या होता है, F। यानी F बल से ये एक दूसरे की ओर खिंचती हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं। अब ये जो बल, जो ये वस्तुएं एक दूसरे की ओर लगाती हैं, एक दूसरे की ओर जिस बल से ये वस्तुएं आकर्षित होती हैं, ये कुछ कारकों पर निर्भर करता है। और वो कारक होते हैं इनका द्रव्यमान और इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी, जिसे हमने r से इंडिकेट किया है। मान लीजिए एक वस्तु का द्रव्यमान m1 है, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m2 है, और ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। इस स्थिति में इनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो होगा इनके द्रव्यमान के तो क्या होगा, समानुपाती। द्रव्यमानों के तो क्या होगा, समानुपाती होगा। जबकि इनके बीच की दूरी के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। सम्मिलित रूप से यदि हम इसे लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं F समानुपाती m1 m2 बटा r। r इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है। m1 एक वस्तु का द्रव्यमान और m2 दूसरी वस्तु का द्रव्यमान। अब इस समानुपाती के निशान को जब बराबर के निशान में बदलना होता है तो यहां हमें एक नियतांक लेना पड़ता है, और वो नियतांक हम लेते हैं g। यानी इस निशान को हमने हटा दिया और बराबर का निशान जब लगाएंगे तो एक नियतांक हमें लेना पड़ेगा। उस नियतांक को मान लिया हमने g। तो f बराबर क्या हो जाता है, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यही क्या कहलाता है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहलाता है, जो ये कहता है कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, या कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल भी हम उसे कह सकते हैं, यदि इन दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु क्या हो, पृथ्वी हो, तब उसको गुरुत्वाकर्षण बल कह दिया जाता है, जिसे हम आगे समझेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो क्या कहता है कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल उन वस्तुओं के द्रव्यमानों के तो क्या होता है, समानुपाती होता है, और उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे फॉर्मूला या सूत्र के रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ g जो है ये एक नियतांक है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोला जाता है, और इसका जो मान होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये बात हुई न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में। अब हमने देखा कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम ये कहता है कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल डिपेंड करता है द्रव्यमानों पर। यदि इन दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु क्या हो, मान लो अर्थ हो यानी पृथ्वी हो, तो पृथ्वी भी क्या करेगी, प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक ऑब्जेक्ट को, प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर इस नियम के हिसाब से खींचेगी। और ये जो खींचना कहलाता है वो कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। अर्थात एक तरफ पृथ्वी, दूसरी तरफ कोई वस्तु हो, तो इस वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर जिस बल से खींचती है उस बल को हम क्या कह देते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कह देते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कह देते हैं। और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जैसा हमने देखा था कि बल दो वस्तुओं के बीच में किस पर निर्भर करता है, इनके द्रव्यमानों पर। यदि पृथ्वी के द्रव्यमान को हम कैपिटल M और वस्तु के द्रव्यमान को स्मॉल m हम माने, और इनके बीच की दूरी को हम क्या माने, r माने, और पृथ्वी की त्रिज्या को यदि हम किस से कैपिटल R से डिनोट करें, तो इनके बीच की जो दूरी है वो पृथ्वी की त्रिज्या की अपेक्षा बहुत कम होती है, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या बहुत बड़ी और पृथ्वी की त्रिज्या की अपेक्षा ये दूरी r जो होती है वो बहुत ही क्या होती है, न्यून होती है। तो इसे हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। और धरती पर स्थित किसी भी वस्तु और धरती के बीच के मध्य की जो दूरी है उसको कितना मान लेते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर मान लेते हैं, जिससे गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी किसी वस्तु पर लगाती है वो क्या निकल के आता है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। एम पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल एम जो होता है वो वस्तु का द्रव्यमान, और आर पृथ्वी की त्रिज्या कहलाती है। ये लगता है गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा।
अब जब भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है या किसी भी प्रकार का कोई बल लगता है तो उस बल के साथ सदैव एक त्वरण जुड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि बल के यदि फॉर्मूला को हमने देखें, जो कि हमने गति के नियमों में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल एफ एम ए के बराबर होता है, जहां ए होता है त्वरण। यहां इस दशा में हम क्या मान सकते हैं, इस एफ को एम जी मान सकते हैं, और जी क्या हुआ, गुरुत्वीय त्वरण। क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण। तो हम कह सकते हैं एफ बराबर एम जी बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी एम जी इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर हम कह सकते हैं। यहां एम से एम कट गया तो जी बराबर क्या आ गया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी एम अपॉन आर स्क्वायर किसका मान आ गया, गुरुत्वीय त्वरण का मान आ गया। तो हम कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गुरुत्वीय त्वरण लगता है, जिसे हम जी से इंडिकेट करते हैं, और ये जी किसके बराबर होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अर्थात ये समानुपाती तो होता है किसके, पृथ्वी के द्रव्यमान के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये था गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित गुरुत्वीय त्वरण। और इस गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही प्रत्येक वस्तु जो होती है वो धरती की ओर नीचे की तरफ ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर क्या चली जाती है, खिंची हुई चली जाती है। अब गुरुत्वीय त्वरण का जो ये मान होता है, उसके मान को यदि हम देखें, मापें, तो वो निकलता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। अर्थात प्रत्येक वस्तु धरती की ओर इस वेग से 9 मीटर पर सेकंड के वेग से कहां जाती है, नीचे की ओर, इस त्वरण से नीचे की ओर क्या करती है, गति करती है। ठीक है। अब ये जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो हमने देखा कि किस पे निर्भर कर रहा था, पृथ्वी की आकृति पर निर्भर कर रहा था। इसका मतलब ये वस्तु की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। कोई भी वस्तु जो नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण महसूस करेगी, उस वस्तु के ना तो ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ना ही उस वस्तु की आकृति पर निर्भर करता है। अर्थात चाहे हल्की वस्तु को छोड़ दो, चाहे भारी वस्तु को छोड़ दो, वो क्या होगी, एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी। लेकिन अलग क्या हो जाता है, इन वस्तु जब नीचे गिर रही हैं तो उनके द्वारा उन पर लगने वाला घर्षण बल जो होता है वो अलग अलग होता है। उसके हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको केवल इतना समझना है कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो गुरुत्वीय त्वरण किसी भी वस्तु के ना तो द्रव्यमान पर, ना ही उसकी आकृति पर निर्भर करता है, अपितु किस पर निर्भर करता है, समानुपाती रूप से तो पृथ्वी के द्रव्यमान पर, और साथ ही साथ पृथ्वी के त्रिज्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। इन्हीं दो चीजों पर निर्भर ये करता है। अब इन दोनों चीजों की निर्भरता के आधार पर जो त्वरण होता है वो अलग अलग जगह क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। पृथ्वी के अलग अलग भागों पर जो त्वरण होता है वो अलग अलग होता है। कैसे, अब देखिए, हम देखते हैं पृथ्वी की आकृति को यदि हम देखें तो हम पाएंगे इस जगह हम नॉर्थ पोल और एक तरफ हम क्या पाते हैं, साउथ पोल पाते हैं। यानी पृथ्वी की यदि आकृति को इस प्रकार से हम देखें तो ये तो क्या होती है, विषुवत रेखा। क्या होती है, विषुवत रेखा। और ये होता है नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल। अब पृथ्वी की जो अंडाकार आकृति है उसके कारण पृथ्वी के केंद्र से यहां तक की ये जो दूरी होती है, ये दूरी अधिक होती है अपेक्षाकृत किससे, ध्रुवों से और इस सेंटर पॉइंट के बीच की दूरी की। ठीक है। इस दूरी को मान लो हम x माने और इस दूरी को y माने, तो हम पाते हैं कि x जो होती है वो कम होती है किससे, y से। तो हम कह सकते हैं ध्रुवों से और पृथ्वी के केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वो अपेक्षाकृत कम होती है। यानी ध्रुवों पर r का मान होगा वो अपेक्षाकृत कम होगा। और हमने देखा था g व्युत्क्रमानुपाती रूप से संबंधित है किससे, r से। r ध्रुवों पर क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब g या गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो पृथ्वी का वो कौन सा हिस्सा है जहां पर g का मान या गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है, तो वो हिस्सा है पृथ्वी के ध्रुव। दोनों ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। जबकि विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है वो सबसे कम होता है। कारण क्या होता है, यहां हम देखते हैं, यहां पर ये जो लंबाई है, ये y जो लंबाई हमने देखी, ये इस x की अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जब r ज्यादा हो गई, r ज्यादा हो गई, तो g क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती रूप से संबंधित होने के कारण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक होता है, जबकि विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान या गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है।
तो हम कह सकते हैं जो कोई भी पिंड होता है उसका द्रव्यमान तो पृथ्वी के प्रत्येक बिंदु पर एक जैसा होगा, लेकिन उसका भार, भार क्या होता है, किसी भी वस्तु का भार क्या होता है, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो भार किसी वस्तु का कहां ज्यादा होगा, जहां पर जी ज्यादा होगा, गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होगा। यानी किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिक होता है क्योंकि वहां पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान अधिक होता है, और विषुवत रेखा पर उसी वस्तु का भार क्या होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। तो ये था गुरुत्वीय त्वरण और पृथ्वी के अलग अलग भागों में गुरुत्वीय त्वरण का मान। अब पृथ्वी के धरातल से यदि हम नीचे या ऊपर चले जाएं, पृथ्वी के धरातल से यदि हम क्या चले जाएं, नीचे या ऊपर चले जाएं, तब भी इसका मान क्या होता है, बदल जाता है। क्यों, पृथ्वी के धरातल से यदि हम ऊपर या नीचे जाएंगे, ऊपर या नीचे जाएंगे, देखिए अभी त्रिज्या ये, यदि हम पृथ्वी के नीचे की तरफ जाएंगे तो ये त्रिज्या थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की ओर यदि हम उठेंगे तो भी त्रिज्या क्या हो जाएगी, टेढ़ी जो लंबाई है वो अपेक्षाकृत सीधी लंबाई की ज्यादा हो जाती है, यानी त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। त्रिज्या का मान अधिक होते ही जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर या पृथ्वी की सतह के नीचे दोनों तरफ ही जाने पर जी का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। ये था गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वाकर्षण बल, जैसा हमने देखा कि प्रत्येक वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। तो इसका मतलब किसी वस्तु को यदि हमें ऊपर की ओर फेंकना हो तो उस वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल को पार करना होगा, और वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए और वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके चली जाए, उस वेग को क्या कह देते हैं, पलायन वेग। अर्थात इस न्यूनतम वेग से किसी वस्तु को यदि पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर हम फेंकेंगे तो वो वापस पृथ्वी की ओर नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि ये पलायन वेग क्या कर देता है, उसे इतना वेग प्रदान कर देता है कि वो गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा हो जाए, उतना बल उस वस्तु को प्रदान कर देता है, और ये वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अर्थात किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से यदि ऊपर की ओर फेंक दिया जाए या इससे अधिक वेग से ऊपर की ओर फेंक दिया जाए तो वो वस्तु वापस पृथ्वी की ओर नहीं लौटेगी। इसी वेग को पलायन वेग कहा जाता है। और इस पलायन वेग का जो फॉर्मूला होता है वो √2gr होता है। जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, और आर क्या होता है, पृथ्वी की त्रिज्या। तो हम कह सकते हैं पलायन वेग भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, अपितु पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण और पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। यह था पलायन वेग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोणीय जो चाल होती है, उस कोणीय चाल का भी गुरुत्वीय त्वरण पर, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण पर क्या किसी प्रकार का इफेक्ट पड़ता है। अब पहले तो कोणीय चाल को हमें समझना है। देखिए पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करने के साथ ही सूर्य के चारों तरफ भी क्या करती है, पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन करती है। सूर्य के चारों तरफ इस प्रकार से जब ये घूर्णन करती है तो पृथ्वी की चाल को क्या कह दिया जाता है, कोणीय चाल कह दिया जाता है। यदि इस कोणीय चाल को 17 गुना कर दिया जाए, ठीक है, कोणीय चाल को, जिस चाल से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है उस चाल को यदि हम 17 गुना कर दें तो उस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाएगा तो किसी भी वस्तु का भार, जिसे हम क्या किससे दर्शाते हैं, mg से दर्शाते हैं, वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात उस स्थिति में हमें भारहीनता की स्थिति मिल जाएगी। यानी किसी भी पिंड, किसी भी स्थिति में यदि पृथ्वी को इतना कोणीय चाल दे दी जाए कि वो वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना हो जाए, 17 गुना तेजी से यदि पृथ्वी घूमने लग जाए सूर्य के चारों ओर, उस स्थिति में भारहीनता की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। प्रत्येक वस्तु का भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि लिफ्ट में हम जाते हैं तो लिफ्ट में जाते समय भी चूंकि हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसके विपरीत गति करते हैं या उसकी ओर गति करते हैं। लिफ्ट जब नीचे आती है तो गुरुत्वाकर्षण जो बल लगता है उसकी दिशा में हम कार्यरत रहते हैं, और जब ऊपर की ओर लिफ्ट जाती है तो उसके विपरीत एक प्रकार का बल लगता है। तो जब लिफ्ट में कोई भी व्यक्ति क्या होता है, यात्रा कर रहा होता है, तो उसके भार में कुछ कमी या कुछ अधिकता उसे क्या होती है, महसूस होती है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो व्यक्ति को क्या करता है, पिंड को या व्यक्ति को या कोई भी वस्तु जो लिफ्ट में रखी है उसका जो भार होता है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। बढ़ा हुआ प्रतीत क्यों होता है, क्योंकि जी उसे, गुरुत्वीय त्वरण उसे बढ़ा हुआ प्रतीत होने लगता है। इसी तरह यदि लिफ्ट में नीचे की ओर आ रहे हैं
तो क्या होता है, उसे पिंड को या व्यक्ति को अपना भार क्या होता है, घटा हुआ प्रतीत होता है, कम होता हुआ प्रतीत होता है। यदि लिफ्ट एक समान वेग से या तो ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, तो उस स्थिति में अर्थात वेग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, लिफ्ट का एक समान वेग से जा रही है, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे आओ, इन दोनों ही स्थितियों में पिंड को या व्यक्ति को किसी प्रकार के भार में परिवर्तन का एहसास नहीं होता, किसी प्रकार का भार परिवर्तन जो है वो प्रतीत उसको नहीं होता। अब एक स्थिति की हम कल्पना करें जिसमें कोई लिफ्ट है वो नीचे की ओर आ रही है, और नीचे की ओर आते समय यदि लिफ्ट जिस डोरी से बंधी हुई है वो डोरी क्या हो जाए, टूट जाए, तो टूट जाएगी, तो अब क्या होगा, किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स कार्यरत नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ही लिफ्ट तेजी से क्या होगी, नीचे की ओर जाएगी, और इस प्रकार से ये मुक्त पिंड की भांति नीचे की ओर गिरेगी, और व्यक्ति भारहीनता की स्थिति को क्या करेगा, महसूस करेगा, यानी व्यक्ति को अपना भार शून्य महसूस होने लग जाएगा यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए नीचे उतरते समय। इसी प्रकार यदि लिफ्ट नीचे उतर रही है उस समय जो उसका त्वरण है, लिफ्ट का जो त्वरण है जो कि लिफ्ट के वेग के कारण उत्पन्न होता है, लिफ्ट का त्वरण यदि गुरुत्वीय त्वरण जो नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लिफ्ट पर लग रहा है उससे अधिक हो जाए, यानी लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वाकर्षण का जो त्वरण है उससे अधिक हो जाए, तो लिफ्ट में जो पिंड है या व्यक्ति है या वस्तु है वो क्या होगा, ऊपर लिफ्ट की छत से जाके चिपक जाएगा। तो इस प्रकार की कुछ स्थितियां गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमें लिफ्ट में देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं निर्वात में या किसी माध्यम में वस्तु जब नीचे की ओर गिरती है तो उस पर किस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। जैसा मैंने आपको बताया, गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण बल जो किसी पिंड पर नीचे की ओर लगता है वो उस पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसलिए यदि निर्वात में जहां कोई वातावरण नहीं हो, चाहे किसी भी भार की वस्तु को नीचे की ओर गिराया जाए तो वो एक साथ गिरेंगी, चाहे भारी वस्तु हो चाहे हल्की वस्तु हो, दोनों एक साथ पहुंचेंगी धरती पर। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ वायुमंडल मौजूद है, और वायुमंडल मौजूद होने के कारण जब क्या होता है, कोई भी वस्तु नीचे की ओर गति करती है तो इस पर क्या करता है, घर्षण बल कार्य करता है, और ये घर्षण बल इस वस्तु को नीचे आने से रोकता है। भारी जो वस्तु है वो भारी वस्तु पहले नीचे पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि भारी वस्तु उस घर्षण बल के प्रतिरोध को कम कर देती है। वस्तु जितनी भारी होगी वो उतनी ही तेजी से नीचे आएगी। कारण क्या होता है, क्योंकि उस पर घर्षण बल इतना प्रभाव नहीं डाल पाता है। हल्की वस्तु पर घर्षण बल ज्यादा प्रभाव डालता है जिससे उसको समय अधिक लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। निर्वात में प्रत्येक वस्तु यदि ऊपर से गिराई जाए तो एक साथ नीचे पहुंचेगी, चाहे हल्की हो चाहे भारी हो। लेकिन यदि माध्यम में गिराया जाए तो घर्षण बल की उपस्थिति के कारण एक वस्तु पहले पहुंचेगी और एक वस्तु बाद में। पहले कौन सी पहुंचेगी, भारी, बाद में कौन सी, हल्की। तो ये थे गुरुत्वाकर्षण के कुछ सामान्य नियम, और किस प्रकार से इन सामान्य नियमों के द्वारा हमारे दैनिक जीवन की कुछ घटनाएं हैं उनको व्याख्यात किया जा सकता है। इसी प्रकार के आज नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।